गुड इवनिंग। गरिमा मलिक गुड इवनिंग सर। लकी लाठर गुड इवनिंग सर। शिवानी गुड इवनिंग सर। सागर हेलो सर गुड इवनिंग। हर्ष मुलोधिया क्या हालचाल है सर? बिल्कुल बढ़िया। पिनशॉट गेमिंग क्लियर है सर। गरिमा क्लियर है सर। गरिमा मलिक कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू बेटा। चलिए आज हम बात करेंगे जो हमारी छोटी सी यूनिट है, बहुत प्यारी यूनिट है, इंटरेस्टिंग यूनिट है, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल की जब हम बात करते हैं इसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे। पहले हम हमारा वही तरीका कर लेते हैं भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हमने इसके अंदर से करने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर से करना है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स टाइप्स। सेकंड क्वेश्चन हमने करना है, डिफाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है भाई आपका, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी पूछा जा सकता है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। केशव वर्मा गुड इवनिंग सर। केशव भी आ गया भाई। फोर्थ जो आ सकता है 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन, वाही सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टिबल इन ह्यूमन बींग्स। वाही सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टिबल इन ए ह्यूमन बींग्स। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर से हमारे ये क्वेश्चंस बन गए। इनको अच्छे से देख लीजिए। सागर सर एक बार लेबाइल एंड इनर्ट लिगेंड समझा दो बेटा। लेबाइल होते हैं जो मोर रिएक्टिव लिगेंड्स होते हैं, उसके लिए हम लेबाइल वर्ड यूज करते हैं, जबकि इनर्ट लिगेंड होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जिनकी जो रिएक्टिविटी साइट है वो ज़्यादा नहीं होती, मतलब उनकी जो रिएक्ट करने की कैपेसिटी वो कम होती है। हालांकि इनर्ट और लेबाइल आपके ग्रेजुएशन में पूछे जाते हैं, फिर भी आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए हैं इसके अंदर से। और कोई क्वेश्चन अगर आप में से किसी को ध्यान में आ रहा है, ओम परमात्मा सबका भला करिए, तो बता दो। एक नंबर में या 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन म्यूटा रोटेशन। क्या आता है? डिफाइन म्यूटा रोटेशन। चलिए अब हम एक बार ऑप्शनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो यही बनता है भाई, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ, यहां पर कुछ नाम दे देगा, मान लिया माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। इनका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा? हाइड्रोलिसिस का मतलब जब इनको किसके साथ ट्रीट कराया जाएगा? H2O के साथ। आप सभी को पता है भाई इन सब का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। फर्क होता है तो किसमें? जो यूनिट कंबाइन करती है उसके अंदर फर्क होता है। तो माल्टोज किसके अंदर टूटता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। फार्मूला वही है भाई ग्लूकोज का भी, C6H12O6, C6H12O6। लैक्टोज किसमें टूटेगा भाई? ग्लूकोज गैलेक्टोज। फार्मूला इनका ग्लूकोज का तो ये है, गैलेक्टोज का भी यही है। सुक्रोज किसमें टूटता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो आपसे पूछा जा सकता है इनका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या क्या होगा। सेकंड क्या आ जाता है हमारा, आपको दे देगा अभी माल्टोज है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो माल्टोज का दूसरा नाम होता है हमारा माल्ट शुगर। ग्लूकोज जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? ग्लूकोज को और क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर। फ्रुक्टोज जो है इसको किस नाम से जाना जा सकता है?
फ्रुक्टोज होती है हमारी फ्रूट शुगर, ठीक है। लैक्टोज जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? लैक्टोज होती है हमारी मिल्क शुगर। क्या होती है लैक्टोज? हमारी मिल्क शुगर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी इसके अंदर आ सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है हमारा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर क्या थी भाई? जो टोलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती थी। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन होती है? हमारी मोनोसैकेराइड्स जितने भी होते हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग होती हैं, और नॉन रिड्यूसिंग होती है हमारे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। यहाँ पे म्यूटा रोटेशन के साथ एक डेफिनेशन और कर लेंगे हम, इनवर्ट शुगर। क्या है? इनवर्ट शुगर। तो एक बार अगर आपको ऑप्शनल क्लियर है तो बेटा फटाफट से बता दीजिए इन ऑप्शनल क्वेश्चंस में से अगर कोई और दोबारा बताना है। क्या ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस क्लियर है बेटा सभी को? जल्दी से बताइए। हाँ, एक मैं ऑडियो वीडियो के लिए बोल रहा था भाई, किसी का कमेंट नहीं आया है। ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रही है ना? पेन शॉट गेमिंग क्लियर है सर? मनप्रीत लोहा जी यस सर क्लियर है, क्लियर है। सागर, तृप्ति, गरिमा क्लियर है सर, क्लियर है सर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जो हमने ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं इनको कैसे याद करना है और तरीका क्या है। सबसे पहले तो बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको यहाँ पे 2 वर्ड दिखाई दे रही। बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग, बीइंग लगा लो, प्लस मोलिक्यूल, मतलब नाम से क्या लग रहे हैं भाई? बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? हमारे लिविंग मोलिक्यूल होते हैं। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स लिविंग मोलिक्यूल नहीं होते, बल्कि ऐसे नॉन लिविंग मोलिक्यूल होते हैं जो जब कंबाइन करते हैं ना तब एक लिविंग का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए बायोमोलिक्यूल क्या है? दीज आर द लाइफलेस मोलिक्यूल विच व्हेन कंबाइंड टुगेदर फॉर्म ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। अब अलग अलग टाइप हैं भी हमारे बायोमोलिक्यूल के। तो सबसे पहले हमारा टाइप आता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। नाम से ही पता चले अभी कार्बोहाइड्रेट। कार्बो स्टैंड करता है कार्बन के लिए और हाइड्रेट स्टैंड करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया भाई? द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वे कंपाउंड जो किससे मिलकर बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट। एंड फॉलो द जनरल फॉर्मूला। और किस फार्मूला को फॉलो करते हैं वो? CnH2 की पावर n। ये क्या होता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन भी जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, सर माइक थोड़ा ठीक करो, आवाज़ कम आ रही है। बेटा इसमें माइक की आवाज़ को नहीं, मेरा स्पीकर बैठ रहा है ना, तबीयत ज़्यादा डाउन है। माइक तो ओके है, ठीक है, मेरा स्पीकर बैठ रहा है बेटा। चलिए, तो जो किसको फॉलो करते हैं भाई? CnH2 की पावर n। जैसे n की वैल्यू मान लिया मैंने 3 पुट करी, तो क्या रखेंगे यहाँ पर 3 C3H2 की पावर 3। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा? C3H6O3। तो ये हो गया हमारा। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, कुछ ऐसे कंपाउंड पाए गए जो फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्या थे? कार्बोहाइड्रेट थे। कुछ ऐसे पाए गए जो फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहे थे फिर भी कार्बोहाइड्रेट थे, जैसे CH2O एंड C2H4O2। ये दोनों के दोनों इस फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं। अभी देखो n की वैल्यू 1 पुट करोगे ये बनेगा, 2 पुट करोगे ये बनेगा, लेकिन ये दोनों क्या नहीं है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार से C12H22O11 है,
एन की वैल्यू अगर 12 पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, C12H24O12। तो ये फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ये फार्मूला को फॉलो कर रहा था लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा, फिर भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए क्या दी गई फिर बाद में, मॉडर्न डेफिनेशन। क्या दी गई, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। मॉडर्न डेफिनेशन में क्या बोल दिया गया, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, जिसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, मिनिमम 2 OH तो होंगे, उससे ज्यादा कितने होंगे। तो दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। OH के साथ साथ या तो कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा। विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, जिनका जब आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, गिव कंपाउंड्स ऑफ जनरल फॉर्मूला, गिव कंपाउंड्स ऑफ जनरल फॉर्मूला CnH2O की पावर n। तो हाइड्रोलिसिस के बाद अगर इस फार्मूला को फॉलो करें, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे यही ले लीजिए C12H22O11, वाटर डालो, कंबाइन कर दो, इसमें हाइड्रोजन 22 और 2 24, ऑक्सीजन 11 और 1 12, इसको 2 से डिवाइड कर लो, C6 24 हो गई है, तो H12 12 हो गया है, आधा 6। तो ऐसे ऐसे 2 मोलिक्यूल बन जाएंगे, C6H12O6। तो पहले ये क्या नहीं था, जनरल फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बना, अब देखो n की वैल्यू 6 पुट करी, n की वैल्यू 6 पुट करो तो क्या बना, C6H2O की पावर 6, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो देखो C6H12O6। तो इस प्रकार से ये हमारा मॉडर्न डेफिनेशन का कंसेप्ट हो गया। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट क्या है, डेफिनेशन हमने दे दी, एंड इट्स टाइप। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की टाइप की। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे 3 टाइप के, कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के, कौन कौन से, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है भाई, एक, और सैकेराइड स्टैंड करता है शुगर के लिए, मतलब जिसके अंदर क्या होगा, एक ही शुगर मॉलिक्यूल होगा। एक ही शुगर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, अगर आप उसका हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो वो और स्मॉलर के अंदर नहीं टूटेगा, वो जिस फॉर्म में वो उसी फॉर्म में रहेगा। केशव अब ठीक आ रही है क्या बेटा आवाज, अब तो थोड़ी ठीक आ रही होगी। तो क्या होगा, द कंपाउंड्स या द कार्बोहाइड्रेट्स विच कांट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कंपाउंड, जिनको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिखते हो मोनोसैकेराइड्स की तो हमेशा ये डेफिनेशन लिखनी है, और वाली डेफिनेशन तो याद हो तो लिख देना, वरना मत लिखना। और में क्या लिखें, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन कार्बन 3 to 7, जिसके अंदर मिनिमम 3 कार्बन होंगे और मैक्सिमम 7 कार्बन तक होंगे। और कौन सा फार्मूला फॉलो करेंगे, CnH2 की पावर n, वही क्या है हमारे मोनोसैकेराइड्स है। ठीक है, अब तो क्लियर आवा है सर, मनोज दुआन गुड, केशव वर्मा सर। अब इसके बाद क्या आता है हमारा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब क्या होता है भाई, 2 to 10, और सैकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। मनोज दुहन गुड। तो ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो का मतलब क्या है, 2 से 10, और सैकेराइड का मतलब क्या है, शुगर, मतलब जिसके अंदर क्या होंगे, मिनिमम 2 मोनोसैकेराइड होंगे और मैक्सिमम 10 मोनोसैकेराइड। याद रखना, मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 मोनोसैकेराइड होंगे। मतलब डेफिनेशन क्या लिखोगे, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis give 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, जिनका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या देंगे हमें, 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स देंगे। जैसे एग्जांपल अभी बताया था मैंने आपको, C12H22O11 प्लस वाटर डाला हमने तो क्या बनाएगा, C6H12O6
प्लस C6H12O6। सपोज कीजिए ये सुक्रोज था, तो सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पे क्या देगा आपको, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो ये प्रोडक्ट आपको याद रखने, पेपर में पूछा गया है कि सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पे क्या क्या देता है। चलिए अब इस बात पे आते हैं। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट था, हाइड्रोलिसिस के बाद कितने मोनोसेक्राइड मिल गया हमें, एक मोनोसेक्राइड ये मिल गया, एक मोनोसेक्राइड ये मिल गया। तो जो मिनिमम दो दे रहा है, यानी ये ओलिगोसेक्राइड है। अब दो दे रहा है तो इसके लिए स्पेशल कैटेगरी भी है, डाइसेक्राइड बोल देते हैं इन कंपाउंड को। तो डाइसेक्राइड क्या होंगे, जो हाइड्रोलिसिस पर, जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस पर है, दो शुगर मोलिक्यूल या दो मोनोसेक्राइड देंगे, वो डाइसेक्राइड हो गए। ट्राइसेक्राइड बोल देगा तो ट्राइसेक्राइड में तीन हो गए, उसका एग्जांपल रेमनोज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। लास्ट क्या, पोली। पोली का मतलब क्या भाई, मैनी, और सेक्राइड का मतलब हमें पता है शुगर। तो क्या लिख देंगे, द कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 की जगह क्या आ जाएगा, पोलीमरिक चेन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। पॉलीमर बना देगा भाई, पॉलीमरिक चेन बना देगा। अब इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पॉलीमर यूनिट भी करी है, डिलीट बेसो को हमने करी है। तो इसमें C6H10O5 है, n टाइम्स n वाटर मोलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, C6H12O6। इस प्रकार से पॉलीमरिक चेन बनाता है। तो ये क्या बन गया अपना, पॉलीसेक्राइड। तो देखो C6H12 की n टाइम्स यूनिट है, यानी सारी जो यूनिट जुड़ेंगे, मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे तो एक पूरी लॉन्ग चेन बनाएगा, उसको हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। क्लियर है? ये अगर क्लियर है तो बेटा फटाफट बताइए मेरे को। अगर आपको ये समझ में आ गया बेटा तो फटाफट बताइए। एक बात और बेटा, अगर किसी स्टूडेंट को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं तो उसको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेक्चर के बाद है ना 2 गुना 2x में करके देख लिया करो, आधा टाइम आपका सेव हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसको लास्ट टाइम पर रिवीजन करते वक्त चीजें याद नहीं रहती, तो बोर्ड पे उसको जल्दी याद रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को ये सारे अच्छे से आते हैं तो आपको जरूरत नहीं है ये देखने के लिए। ठीक है, आप इसको छोड़ के अपना रिवाइज करो, सेल्फ स्टडी करो। नेक्स्ट दिन इसको 2x पे देख लिया करो, 2 गुना करके, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, डिफाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा हैवॉर्थ प्रोजेक्शन क्या है। और हैवॉर्थ प्रोजेक्शन क्या होती है बेटा, साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन होती है मोनोसेक्राइड्स की। ठीक है, जिसमें हम मेल लेके चलते हैं C6H12O6 को। तो इसमें क्या करते हैं, वे के हेक्सागोन ड्रा कर देते हैं विद एन ऑक्सीजन एटम एट इट्स राइट अपर एंड कॉर्नर। H ऊपर OH नीचे HOH, 1 2 3 में OH ऊपर आ जाएगा, 4HOH HOH। इस प्रकार से काउंट करके आप देखोगे, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पे हमारा CH2OH छठा कार्बन। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 3 12, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारी हैवॉर्थ प्रोजेक्शन है। जब दो मोनोसेक्राइड से एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, दूसरा मोनोसेक्राइड्स भी ऐसे ही बनाना है भाई, यहाँ पे H यहाँ से, तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, इसका C1 कार्बन और इसका C4 कार्बन, ठीक है, तो वो लिंकेज जो कहलाती है, कौन सी लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकला भाई, H और OH वाटर निकल गया, बीच में क्या बच गया, ऑक्सीजन, तो इसको आप ऐसे दिखा देंगे, ऐसे, बाकी सारे एज इट इज बना देंगे। तो यहाँ पे ये जो लिंकेज बनी है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या लिखते हैं हमें, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सर अब क्लियर है, पर कुछ टाइम के बाद क्लियर नहीं रहते भाई। वही तो है ना, प्रैक्टिस नहीं की आपने सारा साल, यही रीजन है, प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए तो मैं अब भी करवा रहा हूँ कि एटलीस्ट 2-4 दिन रहते हैं,
कुछ ध्यान रह जाएगा। अगर साथ के साथ आप करते ना तो ये बोलने की नौबत नहीं आती कि भूल जाते हैं, थोड़ा टाइम बाद जो है याद नहीं रहता। इसका मतलब है आपको समझ आ गया तो उसके बाद आपने प्रैक्टिस नहीं की उसकी, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। अमाइलोज में क्या होगा बेटा, ये जो ग्लूकोज है ना इसकी बहुत सारी यूनिट एंजाइम्स कंबाइन कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, वो हमारा अमाइलोज बन जाएगा। अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, इसका C1 कार्बन नीचे एक और ग्लूकोज की यूनिट हो जाएगी CH2OH, छठे कार्बन से जुड़ जाएगा। अमाइलोपेक्टिन में दो तरह की लिंकेज होती है, C1C4 और C1C6, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन वाटर में सोल्यूबल होता है, अमाइलोज नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या आता है अभी एक टॉपिक हमारा नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है बेटा, इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। भाई इसकी स्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, फिर भी मोटा मोटा सा अगर किसी ने किया हुआ है तो उसका रिवाइज हो जाएगा, बहुत अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है अभी कार्बोहाइड्रेट किसका काम करता है, इट एक्ट एज ए बायोफ्यूल। बायोफ्यूल समझते हो ना, मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ भाई, इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला, एक्ट एज बायोफ्यूल। फ्यूल तो आपने सुना होगा भाई, जिसको हम ईंधन बोलते हैं। बायोफ्यूल का मतलब क्या है, जीवित ईंधन। जैसे भी हमारे को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत नहीं है, डीजल की जरूरत नहीं है, हमारे लिए पेट्रोल और डीजल कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो हम चलेंगे। जिस दिन आप खाना नहीं खाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी तबीयत डाउन हो जाएगी, दूसरे दिन नहीं खाओगे और डाउन हो जाएगी और कमजोर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से किसका काम करता है, बायोफ्यूल का काम करता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इट इज ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड एंड आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन ए फंक्शनिंग। फिर हम लिख देंगे C6H12O6 जो कि हमारा ग्लूकोज है, इसका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, 6O2 और बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O, और साथ में क्या निकलती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल, कि जो ग्लूकोज है भाई जितनी हमारे शरीर को यूज करनी है वो तो कर लेता है, और बाकी की ग्लूकोज को हमारी बॉडी किस फॉर्म में स्टोर कर लेती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, रिजर्व की फॉर्म में। जैसे बाइक में होता है ना भी, शुरुआत में उनमें चलती है, जैसे उनका तेल खत्म हुआ हम रिजर्व में लगा देते हैं, यानी थोड़ा सा 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर वो और चल पड़ेगी। तो उसी प्रकार से जैसे आपने देखा भी होगा भी, कई बार आप जब व्रत रखते हो, फास्ट रखते हो, एक टाइम तो हमें भूख लगती है, फिर थोड़े टाइम बाद हम क्या बोलते हैं, भूख मर गई। और भूख नहीं मरी है, बेसिकली हमारी बॉडी ने जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर की थी वो हाइड्रोलिसिस से दोबारा से के अंदर किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है, ग्लूकोज के अंदर। और हमारे शरीर को क्या चाहिए, ग्लूकोज ही चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है भाई, कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए बायोमोलिक्यूल, कि जो कार्बोहाइड्रेट है भाई वो बहुत सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि RNA हो गया, DNA हो गया, ठीक है, उसके अंदर हो गया। फोर्थ भी हमारा ये क्या है, स्ट्रक्चरल मटेरियल भी है। क्या है, स्ट्रक्चरल मटेरियल। अब ये दोनों बातें डिफरेंस है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या है, बायोमोलिक्यूल हमारे अलग अलग हैं, उनको बनाने में न्यूक्लिक एसिड के पार्ट हो गए जैसे DNA RNA, उनको बनाने में मदद करता है। लेकिन स्ट्रक्चरल मटेरियल का मतलब क्या है, जैसे अगर बात करें सेलुलोज की, किसकी बात करें, सेलुलोज की, मेजर पोर्शन है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल है किसके अंदर है, इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। तो उनका स्ट्रक्चरल मटेरियल है, उनकी जो स्ट्रक्चर बनी है उसके अंदर चीफ जो मटेरियल यूज हो रहा है वो सेलुलोज है, और ये बनता किससे है, कार्बोहाइड्रेट की ही एक टाइप है, ठीक है। और लास्ट क्या है, इंडस्ट्रियल मटेरियल। इंडस्ट्रियल मटेरियल नाम से पता चला, इंडस्ट्रियल मटेरियल का मतलब क्या है, इंडस्ट्रीज के लिए जो हमें पदार्थ मिलते हैं, जैसे हमें रॉ मटेरियल देता है कैसे, ये जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए, लिक्कर्स के लिए। लिक्कर्स आप समझते हो ना, जो पेय पदार्थ आते हैं, समझते हो, ब्याह वाणिया में बहुत बड़ी कुरीति है ये अपने समाज के अंदर, सबसे बड़ा धब्बा है शादी ब्याह के अंदर,
शराब पीना, ठीक है। और भाई जको ब्याह में ने देसी घी में तोल दो किसी ने, कहेंगे कुछ नहीं था, और उसने दारू पिया दो, बोले वो कसुत्ता ब्याह कर रहा था हमारा बटन, इंग्लिश की बोतल थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो उस इंग्लिश की बोतल के लिए, देसी के लिए जो मिलता है रॉ मटेरियल, वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अपना पुराना टाइम में भाई जो अपने बड़े बूढ़े थे वो देसी दारू काटा कर दे, वो बेसिकली क्या करा दे, साल में एक बड़ा गड्ढा खोद के वो मटका गिर के गुड़ गाड़ गचोड़ के कुकर क्या कर, फिर उन्हें ढक दिया दे थोड़े दिन बाद, दिन के लिए। फिर उसमें फर्मेंटेशन होती थी, एक प्रोसेस, जिससे वो जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होकर के इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती थी, और फिर अपना देसी दारू का मजा लिया दे बुढ़े, है ना। तो चलिए हो गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आ गया, व्हाई सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टिबल इन ए ह्यूमन बींग्स। मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया था भाई कि यही रीजन है कि आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। अगर ये डाइजेस्ट हो जाता ना हमारे शरीर के द्वारा, अगर सेलुलोज डाइजेस्ट कर लेता हमारा शरीर, तो आज ना पढ़ रहे होते, ना मैं पढ़ा रहा होता, ना ये मकान होते, कुछ ना होता, ठीक है। क्यों भाई, कारण क्या है, ऐसी क्या चीज है? तो एक चीज देखो बेटा, जो सेलुलोज है उसको पचाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, सेलुलेज की। किस एंजाइम की जरूरत होती है? सेलुलेज की, जो हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अगर हमारा शरीर डाइजेस्ट कर पाता तो आप भी कितने पेड़ा पचड़े पावर, पत्ते खांदे पावर, अपन जरूरत कौन थी कमाने की, नौकरने की, पढ़ने की, लिखने की, तो हम भी जानवरों की तरह विचरण करते मिलते। वो कहते ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब इंसान के पेट में आग लगी, उसको बुझाने के लिए उसने प्रयास किए। शुरुआत में आपको पता है दिमानव की हिस्ट्री कैसे, उसको कुछ नहीं आता था, आग का आविष्कार कैसे किया, फिर कैसे छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी बनाने लगा, पशुओं को पालने लगा, आग का आविष्कार सीखा, और आज हम यहाँ तक आए हैं। तो उसका रीजन यही है कि हमारे अंदर कौन डाइजेस्ट नहीं होता? सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता। अगर सेलुलोज डाइजेस्ट होने लग जा तो ना तो हम किसी ने जान दे, ना मैं किसी ने जान दा, अड़न हुए कितने पेड़ा लटक दे पावर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है बेटा? अब दो फॉर्म होती है हमारी ग्लूकोज की, एक अल्फा ग्लूकोज होता है और एक बीटा ग्लूकोज होता है। जो स्टार्च पढ़ोगे ना भाई, स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, या किसी की भी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, वहां पे लिंकेज ये देख लेना, अल्फा C1 अल्फा C4 है, या अल्फा C1 अल्फा बीटा C4 है। अल्फा ग्लूकोज उसमें या बीटा ग्लूकोज, उस हिसाब से लिंकेज जरूर याद रखनी है। तो जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज है, इसकी जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो अलग होता है, और इसका एंगल ऑफ रोटेशन अलग होता है। लेकिन जैसे इसका अल्फा का होता है 111 डिग्री, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को ये 111 डिग्री प्लस में घुमा देगा, ठीक है। और बीटा का होता है बेटा प्लस 19.2 डिग्री, ये प्लेन पोलराइज लाइट को 19.2 डिग्री प्लस में घुमाता है। लेकिन दोनों को थोड़े टाइम के लिए रख दो तो दोनों का कन्वर्जन हो जाता है, और दोनों एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना देते हैं, जिसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है 52.5 डिग्री। तो ये जो चेंज इन एंगल है, जो चेंज इन रोटेशन है, इसी को क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। केशव पेड़ पे पावर सर, भाई केशव तो इब्बी चढ़ जाएगा ना, केशव तो ठाठी छोरा है, कंधे हो तो इब्बी मनमाने और देखने लाग रहा होगा, इनका बरना आगे नहीं आड़े पिपड़े, ये वो बंदर लटके रहा करें, जो मनमाना उनके गिल बैठ के देखा था, इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। जास क्या पेड़ पे। तो ये अल्फा ग्लूकोज क्या है, जिसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना 111 डिग्री, बीटा ग्लूकोज कितना, जिसका एंगल ऑफ रोटेशन 19.2 डिग्री। दोनों को थोड़े से टाइम के लिए रख दो, एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 52.5 डिग्री। तो ये जो चेंज इन रोटेशन है ना, इसी को क्या बोलते हैं हमें? म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन क्या होगी? अगर म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन आए तो ये जरूर लिखना है, जो सेलुलोज नहीं है इसमें, ये जरूर लिख के आना है। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? है इट इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। और यहाँ पे दूसरा क्या है?
इनवर्ट शुगर। क्या होता है इनवर्ट शुगर? जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सुक्रोज क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ग्लूकोज भी क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये भी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है? राइट में रोटेट करता है। लेकिन जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज लेवो रोटेटरी है, और जो इसका एंगल ऑफ रोटेशन है ना लेफ्ट में, वो इससे ज्यादा है। यानी कि सुक्रोज थी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो दोनों प्रोडक्ट भी क्या आने चाहिए थे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वो कह नहीं दिया रहा, मान लिया कहता कि भाई पिछली पीढ़ी बहुत बढ़िया चल दी आ रही हूँ, बढ़िया अच्छा नाम पढ़ाया भाई, दादे दादे बाबू या परदादे भाई पंचायती आदमी रहे हो, बढ़िया फैसला कर दे हूँ, और उनका कोई इसी औलाद जाम जा भाई उनका बट्टा लुआ दे, पुलिस केस हो जाए या और कुछ हो जाए, तो उसमें अपने क्या कह दिया करें? अग भाई तारा घर के तो इसे कौन थे, तू कितना जाम गया ऐसा। तो यहाँ पे घर के किसे थे? इसके डेक्स्ट्रो रोटेटरी थे। लेकिन दो बालक हुए, दो बच्चे हुए, एक तो सही नमड़ा उनने पे, लेकिन एक के निकल गया, उसके अपोजिट निकल गया। तो इससे ये जो शुगर है इसी को क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर। मतलब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा ना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, उसकी जो नेट एंगल ऑफ रोटेशन होगी वो लीवो रोटेटरी आओगी, जबकि जो सुक्रोज है वो थी कैसी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये जो शुगर है इसी को क्या बोलते हैं? हापा इनवर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्ट शुगर। यहां तक अगर आपको एक बार क्लियर है तो मेरे को फटाफट बताइए, फिर एक दो बात और बताता हूं इसके अंदर आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो फटाफट बताएं। इनके एंगल ऑफ रोटेशन लिख देता हूं मैं। सुक्रोज होती है बेटा प्लस 66.5 डिग्री, मतलब सुक्रोज जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगी वो राइट में कितने डिग्री पे रोटेट करेगी? प्लस 66.5। ग्लूकोज जो है वो रोटेट करेगी 52.4 डिग्री या 5 भी ले सकते हो, जबकि फ्रुक्टोज का एंगल ऑफ रोटेशन होता है माइनस का 92.4 डिग्री। तो आप इन दोनों को देखिए, नेट रोटेशन ये डेक्स्ट्रो है ये लीवो है, तो लीवो ज्यादा है माइनस में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इनवर्ट शुगर बोला जाता है। ठीक है, सागर क्लियर है सर? शिवानी यस सर, अभी रोहिला ओके सर, पेन शॉट गेमिंग क्लियर है सर। चलिए बेटा, अब मैं आपको जरूरी स्ट्रक्चर बताता हूं, भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको ड्रा करनी आनी चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। अब मैंने आपको एन की वैल्यू 3 से 7 बताई थी मोनोसैकेराइड में। यहाँ पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप उसको हम एल्डोज बोलते हैं और कीटोन ग्रुप उसको कीटोज बोलते हैं। तो अगर 3 कार्बन उसको क्या बोलेंगे? ट्राइओज। अब फार्मूला क्या था कार्बोहाइड्रेट का? CnH2 की पावर n। n की वैल्यू आप 3 पुट कीजिए तो क्या फार्मूला बनेगा? C3H6O3। कीटोज का क्या बनेगा? इनका भी यही बनेगा फार्मूला, तो C3H6O3। फर्क आएगा तो किसमें? स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? मैंने बताया था अभी आपको, अल्डोज अगर होगा तो ऊपर CHO और नीचे CH2OH बना देना। कितने कार्बन आ गए? 2, टोटल 3 है तो बीच में कट लगा दो, यहाँ H यहाँ OH। अब आप देखिए कितने कार्बन हुए? 1 2 3, C3 हाइड्रोजन 1 2 3, 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन कितनी होगी? 3। अगर OH राइट साइड में, यह सबसे सिंपल एल्डिहाइड है भाई, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोल देते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर OH राइट में, इसके सामने में D लगा देता हूं, अगर OH यहां लिख दे, हम H यहां लिख दे, तो अब ये बन गया एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बन गया? ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो बेसिकली D और L कैसे क्लासिफिकेशन होती है? नीचे वाले ग्रुप के कंपैरिजन में अगर यहाँ पर OH है राइट में, if OH is present on right hand side that is D glyceraldehyde, and if OH is present on left hand side then it is L glyceraldehyde। कीटोन को कैसे बनाना? भी कीटोन में है ना, जो ये नीचे ग्रुप है ना यही ऊपर आएगा, यानी ऊपर भी CH2OH और नीचे भी CH2OH। अब ये तो दोनों एल्कोहल हैं, दोनों OH हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, कीटोन तो आया ही नहीं, यानी यहाँ पर कौन आएगा?
C डबल बॉन्ड O। अब काउंटिंग करके देख लो भाई, 3 कार्बन ये हो गए, हाइड्रोजन 3 और 3 6, ऑक्सीजन 3 होगी हमारे C3H6 से O3। उसके बाद टेट्रोज। टेट्रोज का मतलब N की वैल्यू कितनी होगी 4। क्या फार्मूला हो गया C4H8O4। इसका फार्मूला क्या हुआ C4H8O4। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, अल्डिहाइड की तरह ऊपर CHO नीचे CH2OH बना दो। 2 कार्बन तो ये हो गए, बच गए कितने 2, जितने बचे उतने कट लगा दो भाई HOH। सारे OH राइट में लगाते चलने हैं जब तक वो ये ना बोले कि एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है या एल कुछ भी है। तो एल जो है वो आता है तो OH लेफ्ट में लेना है 5 कार्बन तक, नहीं तो सारे राइट में लगाते चलने हैं OH। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे कर दें, 3 तो ये थे, एक कट यहाँ पे लगा देंगे HOH। तो अभी ये जो 4th कट आएगा ये 4th कार्बन आ गया यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे कट हो गया। फिर वही पेंटोज। पेंटोज यानी N की वैल्यू कितनी होगी 5, एक कट और लगा देंगे भाई C5H10O5 HOH। यहाँ पे भी C5H5O5 ये बन गया। फिर भाई हेक्सोज। ये बात बताने के लिए मैंने सारी स्ट्रक्चर बताई। अभी हेक्सोज वाली, जब अल्डिहाइड ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं एल्डोहेक्सोज, और ये कैसे होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जबकि देखो इसका भी फार्मूला ये है C6H12O6, लेकिन ये क्या है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज कब होती है जब कीटोन ग्रुप होगा। एल्डोहेक्सोज डेक्स्ट्रोज, ये इसको हम क्या बोलते हैं ग्लूकोज। तो देखो ग्लूकोज आप अब तक पढ़ते आए हो भी, ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12O6 है, फ्रुक्टोज का भी फार्मूला C6H12O6 है, लेकिन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा जाता है, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये एक एल्डोहेक्सोज है, अल्डिहाइड ग्रुप है इसके अंदर, ये कीटोहेक्सोज है, कीटोनिक ग्रुप है इसके अंदर। तो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ऊपर CHO नीचे CH2, 2 कार्बन तो ये हो गए हमारे 3 4 5 6, 4 कट लगा देंगे HOH। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो याद रखना आपको ग्लूकोज या एल्डिहाइड वाले में 3rd पोजीशन पे जो कार्बन उसमें OH लेफ्ट में आ जाएगा, बस ये इतना सा डिफरेंस आपको याद रखना है HOH। ऐसे सेम यहाँ पर ऊपर CH2OH नीचे भी CH2OH, यहाँ पे हमारा है 2nd पोजीशन पे C डबल बॉन्ड 1 2, फिर वे कट लगा दो बीच में 3 4 5 और 6 कार्बन है, तो 3rd पे यहाँ पे भी OH लेफ्ट में आ जाएगा ऐसे, फिर बाकी HOH HOH CH2OH। क्लियर है। तो ये था भी आपका पार्ट 1 कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बस इतना ही करेंगे भाई। ठीक है, और इतनी आशंक है नहीं बोलने की, बस 20 मिनट का रहेगा इसमें। एक पार्ट प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वाला वो कल बता देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए A+ जुड़ाना के साथ।